हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। जिनका समय है 1658 से 1707 ईस्वी। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। यानी ये जो अभी हमने नाम पढ़ा, ये उस उपाधि है जो जिसको धारण करके उसने अपना राज्याभिषेक करवाया 1658 को। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को उसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम न स्वीकार न करने के कारण सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक ने करवाई। फिर है औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में यानी 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर क्या होता है? तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था, पर ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सबसे पहले मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली शुरू की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। पर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू किया। मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश उसने सबसे पहले दिया था। उसके बाद राज्य के अन्य भागों में ये कर वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट हारे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। तो ये पूछा जा सकता है कि भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? तो जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने। किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी उसके पुत्र का नाम भी अकबर था। औरंगजेब का पुत्र अकबर, उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। तुलादान प्रथा क्या होती है? कि सम्राट को जन्मदिन पर सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे कि अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं और वह स्वयं भी वीणा बजाने में दक्ष था। यानी मतलब
आप ये समझिए कि उस संगीत पर उसने पाबंदी भी लगाई और सरकारी संगीतज्ञों को उसने अवकाश भी दे दिया। पर दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत का फ़ारसी में अनुवाद देखें तो औरंगज़ेब के शासनकाल में ही हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर जो फ़ारसी पुस्तकें लिखी गईं वो सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के ही शासनकाल में लिखी गईं, और ख़ुद भी वो जो है वीणा बजाने में दक्ष था। तो लेकिन फिर भी उसने संगीत पर पाबंदी लगाई। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कौन सा मुग़ल शासक नगाड़ा बजाता था? इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी है। फिर है, औरंगज़ेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का शिव मंदिर और एवं वीर सिंह देव द्वारा, और जो है बनारस का जो है विश्वनाथ मंदिर जो था, और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। यानी इसने जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इसके शासनकाल में जो मंदिर तोड़े गए वो थे पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में बनवाया केशव देव राय मंदिर। औरंगज़ेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, यानी जो अब रोज़ा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगज़ेब के समय सूबों की संख्या 20। औरंगज़ेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में बदलने के परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। यानी जो दारुल हर्ब था, काफिरों का देश, उसे वो दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में बदलना चाहता था, और इसे वो अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगज़ेब के चिकित्सक थे। तो ये थी औरंगज़ेब से रिलेटेड जानकारी। इसके पिछली वीडियोस में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इत्यादि को कवर किया, और आज की इस वीडियो में हमने औरंगज़ेब को भी कवर कर लिया है। तो कुल मिलाकर मुग़ल साम्राज्य के हमारे सभी महत्वपूर्ण शासक कवर हो गए हैं। इनके साथ साथ हमने शेर शाह को भी कवर किया है, जो कि इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।